नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। क्विक रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जो कि लेखक विष्णु खरे द्वारा लिखा गया एक लेख है और यह चार्ली चैपलिन के जीवन और कला के बारे में है। यह पाठ सीबीएसई हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत आरोह भाग 2 के अंतर्गत पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले चार्ली चैपलिन का एक संक्षिप्त परिचय और उसके बाद पाठ का सारांश। चार्ली चैपलिन मूक फिल्मों के जमाने की एक मशहूर हास्य अभिनेता थे। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल सन 1889 को लंदन में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सर एक प्रतिभाशाली गायक और स्टेज अभिनेता थे। माता हना चैपलिन भी गायिका और स्टेज अभिनेत्री थीं। चार्ली के जन्म के 1 साल बाद ही चार्ली के पिता ने उसकी माता को परित्याग कर दिया। परिवार की आर्थिक हालात को देखते हुए चार्ली को 9 साल की अवस्था से ही कार्य करना पड़ा। चार्ली जब 14 साल का हुआ तो उसकी मां पागल हो गई और उन्हें पागलखाने में भेज दिया गया। गरीबी व तमाम विषम परिस्थितियों के बीच अपने भाइयों और खुद के भरण पोषण के लिए चार्ली को बचपन से ही आत्मनिर्भर होना पड़ा। इसके लिए अपने माता पिता से सहज रूप में प्राप्त अभिनय कला को चार्ली ने अपने करियर के रूप में चुना और तमाम संघर्षों के बाद कुछ ही दिनों में एक हास्य कलाकार के रूप में विश्व स्तर पर अपनी ख्याति बनाई। चार्ली चैपलिन यानी हम सब, पाठ का सारांश। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को लेखक ने बताया है। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य है। भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह बताती है कि कला भूगोल व संस्कृति की सीमाओं से स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। दुनिया में एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यही है कि चार्ली ही वह शख्सियत होता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्मशती के अवसर पर लेखक विष्णु खरे ने इस पाठ के लेखन के माध्यम से उन्हें याद किया है। इसी वर्ष चार्ली की फिल्म मेकिंग अ लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है। आज इसका प्रसार विकासशील देशों में भी हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची हैं। इस तरह से चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश बाकी है। चार्ली की फिल्में भावना पर आधारित होती हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोबंथ सील, लास्ट ईयर इन मैरियनबॉर्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में चार्ली की कला का ऐसा उदाहरण हैं जिन्हें आम आदमी से लेकर आइंस्टीन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक अपने अपने स्तर के अनुसार रसास्वादन कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती हैं कि बड़ा से बड़ा सफ़ेदपोश समझा जाने वाला व्यक्ति भी उतना ही गलत या कमज़ोर हो सकता है जितना एक आम आदमी।
चैपलिन परित्यक्ता व स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। उन्होंने भयानक गरीबी व मां के पागलपन से संघर्ष किया तथा पूंजीपति व सामंतों से अपमानित हुए। इनकी नानी खानाबदोश थीं और पिता यहूदी वंशी थे। इन सब ने चैपलिन को घुमंतू चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यम वर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्यों को न अपना सके। चार्ली ने हास्य और करुणा के मेल से एक ऐसे कला रूप को जन्म दिया जिसकी परंपरा पहले से नहीं थी। अतः चार्ली की कला को देखकर फिल्म समीक्षकों तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता है कि देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपना लेता है। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखते हैं तो कभी अपने किसी परिचित को। भावना और बुद्धि कला की दो प्रेरक शक्तियां हैं। चार्ली ने भावना को चुना। इसके दो कारण थे। बचपन में जब बीमार थे तो उनकी मां ने उन्हें बाइबल से ईसा मसीह की जीवन कथा पढ़कर सुनाई। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। इस प्रसंग से उन्होंने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा। एक दूसरी घटना ने भी चार्ली के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए लाए जाते थे। एक बार एक भेड़ किसी तरह भाग निकली। उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे, वह फिसले तथा दर्शकों के ठहाके लगे। जब वह भेड़ पकड़ी गई तो उसके अंत की कल्पना कर चार्ली का हृदय भर आया। क्षण भर पहले जो हंसी का दृश्य उसकी आंखों के सामने था वह उसके हृदय में करुणा के रूप में उतर आया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु यहाँ करुणा और हास्य रस का संयोग वर्जित है। अतः करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। हमारे यहाँ हास्य सिर्फ दूसरों पर है तथा पर संताप से प्रेरित है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम ही नजर आती है। करुणा और हास्य के संयोग की परंपरा न होने पर भी भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फेनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार कर लेता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था तथा गांधी व नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के इसी अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति को देखकर राज कपूर ने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। राज कपूर के बाद दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि ने चैपलिन जैसे किरदार निभाए। चार्ली की फिल्में ज़्यादातर मूक हैं, वे भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। चार्ली सदैव चिर युवा दिखते हैं तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते।
चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। नगरीय लोग तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। अपनी सफलता और श्रेष्ठता के ऊंचे शिखर पर उसका रोमांच जैसे पंक्चर हो जाता है। अपने महानतम क्षणों में भी वह अपनी दुर्बलताओं के कारण हास्यास्पद बन जाता है। कई बार अपमानित होना पड़ता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी कई बार विजयी बन जाते हैं। वास्तव में मानव की यह विडंबना ही उसकी नियति है और यही उसकी सच्चाई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ का प्रश्नोत्तर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए।